The next topic is high-speed broadband connectivity for Andaman and Nicobar Islands. प्राइम मिनिस्टर ने अभी हाल में ही एक सबमेरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल कनेक्टिविटी जो है वो अंडमान एंड निकोबार में इनॉग्रेट की। इसके डिटेल्स के बारे में जानते हैं। ये 2300 किलोमीटर लॉन्ग केबल है जो चेन्नई एंड पोर्ट ब्लेयर को कनेक्ट करेगा। ये अदर 7 आइलैंड्स को भी कनेक्ट करेगा, जैसे स्वराज द्वीप, लिटिल अंडमान, कार निकोबार एंड कामोरोटा एक्सेट्रा। ये प्रोजेक्ट को फंड किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। किस फंड के अंदर? यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फ़ंड, मतलब ये फ़ंड के पैसे यूज़ करके ये प्रोजेक्ट को फंड किया गया है। BSNL भारत संचार निगम लिमिटेड ने इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट किया है, बल्कि जो टेक्निकल डिटेल्स हैं या टेक्निकल नॉलेज है उसको शेयर किया है टेलीकम्युनिकेशंस कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड ने, TCIL ने। इस इमेज में आप देख सकते हैं कि ये एक न्यूज़ चैनल का स्क्रीनशॉट है जहाँ पर ये लिखा गया है कि 2313 किलोमीटर लंबी फाइबर केबल की शुरुआत की गई बाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। इंडियन गैस एक्सचेंज। मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने इंडियन गैस एक्सचेंज लॉन्च की। ये एक फर्स्ट नेशन वाइड ऑनलाइन डिलीवरी बेस्ड गैस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। मतलब ये एक ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। किस चीज़ के लिए? डिलीवरी बेस्ड गैस सर्विसेज के लिए। ये IEX यानी इंडियन एनर्जी एक्सचेंज की सब्सिडरी है और इंडियन एनर्जी एक्सचेंज इसको पूरी तरह से ओन करता है। ये नेचुरल गैस के बायर्स एंड सेलर्स को स्पॉट एंड फॉरवर्ड मार्केट दोनों ही ऑप्शंस में ट्रेड करने की जो है वो फैसिलिटी और अलाउ करता है। यहाँ पर ये बताया गया है कि 3 हब्स हैं जो इम्पोर्टेड नेचुरल गैस की जो मार्केटिंग होती है और जो ट्रेडिंग होती है। वो हब्स कहाँ हैं? दहेज एंड हज़ीरा इन गुजरात एंड काकीनाडा इन आंध्र प्रदेश। ये 3 हब्स से जो है वो नेचुरल गैस इंपोर्ट होती है और उसके बाद जो ये मार्केट है वहाँ पर ये स्पॉट एंड फॉरवर्ड मार्केट दोनों में ये नेचुरल गैस की ट्रेडिंग हो सकती है। अब यहाँ पर एक चीज़ बताएं कि गवर्नमेंट जो है वो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस नेचुरल गैस की प्राइस डिसाइड करती है। अब ये जो आप देख रहे होंगे कि ये जो इम्पोर्टेड नेचुरल गैस है उसका जो डिसीजन है वो ट्रेडिंग के थ्रू होता है कि उसकी कितनी प्राइस होगी, लेकिन जो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस नेचुरल गैस होते हैं जो यहाँ देश में ही प्रोड्यूस होता है उनको उनकी प्राइसेस जो है वो गवर्नमेंट डिसाइड करती है। इसीलिए वो गैस एक्सचेंज में, इस इंडियन गैस एक्सचेंज में ट्रेड या सोल्ड नहीं होंगे। इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? सबसे पहले कि नेचुरल गैस के प्राइस में अब ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी और जो नेचुरल गैस का शेयर है इंडियन एनर्जी बास्केट में उसको भी ग्रोथ या फिर बूस्ट मिलेगा। इम्पोर्टेड लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी कि LNG जो है वो रीगैसीफाई करके IGX के थ्रू बायर्स को सेल की जाएगी। और पहले क्या होता था कि जो सेलर्स एंड बायर्स हैं उनको एक दूसरे को आउट ऑफ द प्लेटफॉर्म जाके इंडिविजुअली या फिर ऑफलाइन जो है वो एक दूसरे को ढूंढना पड़ता था। अब जाके ऐसा नहीं होगा, वो दे कैन ईजिली फाइंड ईच अदर। अब इस ट्रेडिंग मार्केट की एक और ख़ासियत ये है कि जो डिलीवरी हो जाएगी वो नेक्स्ट डे ही हो जाएगी। अगर किसी बायर ने ख़रीदा है नेचुरल गैस तो उसकी डिलीवरी नेक्स्ट डे से लेके 1 महीने के अंदर हो जाएगी, जिसका पहले जो वक्त है वो 6 महीने से 1 साल तक लगता था। जो कॉन्ट्रैक्ट है वो अब शॉर्टर पीरियड का होगा, ट्रेडिंग बहुत क्विकली हो जाया करेगी। ज़रूरत क्या थी इसकी? ये है कि हमारी जो देश की गैस प्रोडक्टिविटी है वो धीरे धीरे डिक्रीज़ कर रही है, डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो है वो नीचे आ रहा है, तो इसीलिए इंपोर्ट हमें करना पड़ता है नेचुरल गैस। और साथ ही क्या है कि जो कंट्री की नेचुरल गैस कंजम्पशन है उसमें जो 50% है वो इम्पोर्टेड, जो इम्पोर्टेड गैस है उसका शेयर है, बल्कि जो हमारी 50% ज़रूरत है वही सिर्फ हमारे अपने देश के नेचुरल गैस से पूरी हो पाती है। अब इंडिया जो है वो नेचुरल गैस के प्रपोर्शन को इंक्रीज़ करने में लगा है, जहाँ जो एनर्जी बास्केट है वो नेचुरल गैस में 6.2% थी 2018 में, जो कि बढ़ के 15% हो जाएगी 2030 में। ऐसा गवर्नमेंट ने एक टारगेट रखा है कि 2030 तक उसको 15% करना है नेचुरल गैस के
प्रपोर्शन को इन इंडियाज़ एनर्जी बास्केट। नेक्स्ट टॉपिक इज स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स। कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से जो क्रूड ऑयल प्राइसेस हैं वो काफ़ी हिस्टोरिकल लो पे चले गए थे, तो ये गवर्नमेंट के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है ताकि वो अपने स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व जो हैं उसको फिल कर ले और उसका फ़ायदा, ये प्राइस जो लो प्राइस हो गए उसका फ़ायदा उठा ले। स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स क्या होते हैं? ये क्रूड ऑयल का स्टॉक पाइल होता है जो बहुत बड़ा होता है, मतलब स्टॉक रखी जाती है। जैसे हम अपने किचन में एक स्टॉक रखते हैं ग्रॉसरी का, सपोज़ उसी को आप बिगर फॉर्म में देखिए, तो इंडिया की जो क्रूड ऑयल की ज़रूरतें हैं उसके लिए भी एक इमरजेंसी पीरियड के लिए अलग से स्टॉक रखी जाती है ताकि कोई भी ऑयल रिलेटेड क्राइसिस आ जाए, अगर कोई नेचुरल डिज़ास्टर, वॉर या फिर अदर कैलेमिटी आ गई, कोई दिक्कत आ गई, तो उस समय इस स्टॉक की हेल्प से जो फ्लो है क्रूड ऑयल का या मार्केट में जो ज़रूरतें हैं वो पूरी की जा सके। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के जो मेंबर हैं हर एक कंट्री, उनको एक ऑब्लिगेशन है कि उनको 90 डेज़ तक के जो ऑयल इंपोर्ट का इक्विवेलेंट ऑफ 90 डेज़, मतलब 90 दिन के इक्वल जो अपनी इंपोर्ट वैल्यू है क्रूड ऑयल की, उतनी जो है इक्विवेलेंट उनको इमरजेंसी के तौर पे ऑयल स्टॉक रखना पड़ता है। मतलब 90 डेज़ में इंडिया जितना ऑयल इंपोर्ट करती है उसके इक्विवेलेंट उसको स्टॉक मेंटेन करना है। गवर्नमेंट जो है अभी 87 डे का रिज़र्व जो है वो स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिज़र्व प्रोग्राम के अंदर मेंटेन करके रखती है। जो रिफाइनर्स हैं वो 65 दिन, मतलब 65 दिन का जो रिज़र्व है वो रिफाइनर्स रखते हैं, और बाकी जो रिज़र्व्स हैं, मतलब बाकी जो ऑयल है 65 डेज़ का, मतलब जो 87 डेज़ है उसमें से जितने बचे दिन उस हिसाब से, मतलब 12 डेज़ का जो एक 22 डेज़ की जो स्टॉक या फिर ऑयल स्टोरेज होती है वो सॉल्ट कैवरन्स के अंदर रखा जाता है, अंडरग्राउंड सॉल्ट कैवरन्स, जो कि ISPRL मेंटेन करती है। ISPRL is Indian Strategic Petroleum Reserve Limited, इसको हम बोलते हैं ISPR। ओके, अब हम देखते हैं ये कि अंडरग्राउंड सॉल्ट कैवरन्स ये क्या होता है। एक्चुअली सॉल्ट कैवरन्स ये एक तरह की कैविटी होती है, रॉक कैविटी या फिर आर्टिफिशियल कैविटी। आर्टिफिशियल मतलब ये खुद से नेचुरल नहीं होता है, इसे हम ह्यूमंस बनाते हैं। आर्टिफिशियल कैविटी मतलब एक तरह से आप सोच सकते हैं गड्ढा, जैसे आप टूथ कैविटी के बारे में आप जानते ही होंगे। तो आर्टिफिशियल कैविटी होती है वो भी अंडरग्राउंड, मतलब ज़मीन के अंदर, जिसके अंदर क्या होता है कि रॉक सॉल्ट जो होते हैं उनको डिज़ोल्व करके कैविटी बनाई जाती है। और ये डिज़ोल्व कैसे करते हैं? बाय इंजेक्टिंग वाटर। तो वाटर इंजेक्ट करके ये कैविटी बनाई जाती है। तो उसमें जो 22 डेज़ की स्टॉक पाइलिंग है ऑयल की वो रखी जाती है। मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिज़र्व जो इंडिया में है वो कहाँ कहाँ और कैसे कैसे हैं। आप देखिएगा, स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिज़र्व फ़ेज़ 1 और SPR 2। तो SPR 1 के अंदर जो 5.33 मिलियन मेट्रिक टन जो है वो 3 लोकेशंस में है। ये जो रिज़र्व्स हैं वो 3 जगह पे हैं, एक विशाखापट्टनम, मैंगलोर और पादुर कर्नाटका में 2 और आंध्र प्रदेश में 1। और जो फ़ेज़ 2 आ रही है उसमें 6.5 MMT की जो कैपेसिटी की क्रूड ऑयल की रिज़र्व है वो उड़ीसा एंड कर्नाटका में है, पादुर सेम यहाँ पर, और चांदीखोल में। आप यहाँ एक चीज़ देखिए, यहाँ पर मैंने बताया विशाखापट्टनम, तो विशाखापट्टनम 1.3 MMT का रिज़र्व होल्ड करता है। मैंगलोर तो 1.5 MMT का रिज़र्व होल्ड करता है। कर्नाटका में 2.5 MMT का। अब चांदीखोल में आप देखिए SPR 2 के अंदर जो अपकमिंग है, ये अभी नहीं है, बस हमारे पास ये 3 रिज़र्व्स हैं। ये जो
चांदी खोल में वो वन ऑफ द बिगेस्ट रिजर्व होगा इंडिया का, जो 4 मिलियन मेट्रिक टन की क्रूड ऑयल की जो कैपेसिटी है उसको होल्ड कर पाएगा। नेक्स्ट टॉपिक इज वलरपदम टर्मिनल। वलरपदम टर्मिनल जो है वो डेवलप हो रहा है कोचीन पोर्ट में, और उसकी डेवलपमेंट एक्टिविटी को अभी हाल में ही मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर शिपिंग ने रिव्यू किया है। तो हम इस टर्मिनल के बारे में समझते हैं कि ये टर्मिनल क्या है। ये एक इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल है, मतलब इसका अगर दूसरा नाम है तो कोची इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल है, जिसको लोकली वलरपदम टर्मिनल कहा जाता है। ये इंडिया का फर्स्ट ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है। ट्रांसशिपमेंट मतलब क्या है कि अगर एक प्रोडक्ट किसी डेस्टिनेशन पे जा रहा है तो उसकी रूट अगर सेम नहीं है तो बीच में कोई शिप या फिर किसी टर्मिनल पे रुक के उस गुड्स को वहाँ पर थोड़े दिन के लिए, 1-2 दिन या कितने भी दिनों के लिए, टेम्पररी पीरियड के लिए हॉल्ट कराते हैं। फिर कोई दूसरी शिप यहाँ पर है, उसमें जो लोड करके फिर उसको फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुँचाया जाता है। तो दैट इज़ कॉल्ड ट्रांसशिपमेंट पोर्ट। मतलब एक ही जो ट्रांसपोर्ट है उसके थ्रू या फिर एक ही शिप के थ्रू वो फाइनल डेस्टिनेशन तक नहीं पहुँचती है, बल्कि जो वेसल है वो चेंज होती है इन बिटवीन वाइल इन ट्रांजिट। इस टर्मिनल का एडवांटेज क्या है कि इंटरनेशनल सी रूट्स के काफ़ी प्रॉक्सिमेट जो है जो ये क्या बोलते हैं वलरपदम टर्मिनल है। ये मल्टीपल वीकली फीडर कनेक्शंस प्रोवाइड कराता है टू ऑल पोर्ट्स ऑन द वेस्ट एंड ईस्ट कोस्ट। ये फीडर जो है, फीडर इज सेम डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो उसके बारे में ये बात करती है। तो ये मल्टीपल वीकली फीडर कनेक्शंस, मतलब एक फीडर नहीं, 2-3 फीडर से, जैसे ये टर्मिनल है और ये मल्टीपल फीडर से कनेक्ट हो जाती है। ईस्ट और वेस्ट और ईस्ट कोस्ट जो इंडिया के हैं वहाँ पर ये फीडर्स लोकेटेड है, उनसे ये मल्टीपल कनेक्शन जो है वो बिल्ड करती है, और कनेक्शन जो कनेक्टिविटी है, ट्रांसपोर्ट है, उसको काफ़ी स्मूथ बना देती है। मैंने ये जो इमेज डाली है ये एक ट्रांसशिपमेंट हब की फ़ोटो है, लेकिन ये वलरपदम टर्मिनल नहीं है, ये हांगकांग ट्रांसशिपमेंट हब है। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये जो कंटेनर्स हैं इनको थोड़े पीरियड के लिए यहाँ पर रखा गया है, टेम्प्रेरी पीरियड के लिए। फिर जब नेक्स्ट वेसल उस रूट में जाएगी जहाँ पर इसको पहुँचाना है तो इन कार्गोज़ को उसमें लोड करेंगे एंड देन फाइनल डेस्टिनेशन तक वो पहुँच जाएंगे। वलरपदम टर्मिनल का सिग्निफिकेंस के आगे एक और चीज़ है कि हिंटरलैंड मार्केट जो इंडिया के हैं, हिंटरलैंड मार्केट्स क्या होते हैं, जो मेन मार्केट्स नहीं है, जो छोटे छोटे मार्केट्स हैं जो कनेक्ट होते हैं मेजर पोर्ट से या मेजर मार्केट एरिया से, तो उन मार्केट्स तक भी जो इसकी प्रॉक्सिमिटी है, नज़दीकी है, तो ईजिली जो कार्गोज़ हैं वहाँ पर शिप किए जा सकते हैं। जो इंफ्रास्ट्रक्चर इसके अंदर डेवलप किया गया है इस टर्मिनल के अंदर, वो लार्ज शिप्स को हैंडल कर सकता है, और अगर किसी शिप को, मतलब किसी शिप के लिए अगर कैपेसिटी को इंक्रीज़ करनी है तो उस कैपेसिटी को भी इंक्रीज़ करके वो फैसिलिटी दे सकता है। मतलब ये स्केल अप कर सकता है अपनी कैपेसिटी को अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। ट्रांसशिपमेंट हब क्या है? ट्रांसशिपमेंट हब क्या है कि एक टर्मिनल होता है पोर्ट में जहाँ पर वो कंटेनर्स को हैंडल करते हैं, कुछ दिनों के लिए स्टोर करते हैं और फिर अदर शिप में ट्रांसफ़र कर देते हैं टूवर्ड्स द डेस्टिनेशन, एज आई टोल्ड यू। नेक्स्ट टॉपिक इज़ रेवा सोलर प्रोजेक्ट। प्राइम मिनिस्टर ने एशिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट रेवा मध्य प्रदेश में इनॉग्रेट किया। रेवा सोलर पार्क के बारे में क्या बात हम समझते हैं। डेवलप किया है रेवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड ने, जो कि एक जॉइंट वेंचर है किसकी, मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड और सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इन दोनों की जो जॉइंट वेंचर है रेवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड, उसने जाके रेवा सोलर पार्क को डेवलप किया है। सिग्निफिकेंस क्या है इसकी? ये जो हमारे इंस्टीट्यूशनल कस्टमर है उसको ये फर्स्ट प्रोजेक्ट होगी जो रिन्यूएबल एनर्जी प्रोवाइड करेगी। जैसे कि दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को ये उसकी एनर्जी का 24% जो है यहाँ से सप्लाई होगा उसकी एनर्जी। सो फर्स्ट ऐसा प्रोजेक्ट है जहाँ पर किसी इंस्टीट्यूशनल कस्टमर को जो है ये सर्व करने वाली है ये प्रोजेक्ट। वर्ल्ड बैंक ग्रुप ने इसको अपने प्रेसिडेंट अवार्ड से सम्मानित किया है। किस चीज़ के लिए? इनोवेशन एंड एक्सीलेंस के लिए। मतलब काफ़ी इनोवेटिव और काफ़ी ये प्रोजेक्ट जो है वो एक्सीलेंट कैटेगरी में आता है, इसीलिए वर्ल्ड बैंक ग्रुप ने प्रेसिडेंट अवार्ड इसे दिया है।
2022 तक इंडिया का टारगेट है कि 175 गीगावाट जो है वो इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी को वो अपने तब तक वो अपनी जो कैपेसिटी है उसको यहाँ तक पहुँचा दे, 175 गीगावाट तक। तो उसमें जो सोलर रिन्यूएबल एनर्जी है उसका क्या प्रपोर्शन है, 100 गीगावाट, 100 गीगावाट। तो इस 100 गीगावाट के तरफ, इस टारगेट के तरफ जो ये सोलर पावर प्रोजेक्ट है रेवा का, वो काफ़ी मदद करेगा। अब क्लीन टेक्नोलॉजी फंड जो कि वर्ल्ड बैंक प्रोवाइड कराती है, उस फंड के अंदर जो ये फर्स्ट प्रोजेक्ट है वो इंडिया को मिला है। मतलब इंडिया का जो फर्स्ट प्रोजेक्ट है उसकी फंडिंग क्लीन टेक्नोलॉजी फंड के अंडर हुई है। अब ये फर्स्ट सोलर प्रोजेक्ट है कंट्री का जो ग्रिड पैरिटी बैरियर को ब्रेक करता है। इन 2017 ही इसने ब्रेक कर दिया। अब क्या है ग्रिड पैरिटी बैरियर? पैरिटी बैरियर क्या होती है? एक सबसे पहले हम ग्रिड पैरिटी को समझते हैं। ग्रिड पैरिटी इज ऑल्टरनेटिव एनर्जी सोर्स which can generate power at low cost। तो ये ना ऑल्टरनेटिव एनर्जी जो है, जो पावर जनरेट कर सकती है एट वेरी लो कॉस्ट कंपेयर टू द कन्वेंशनल पावर ग्रिड। तो ये जो ग्रिड पैरिटी बैरियर पहले आती थी उसको भी ये प्रोजेक्ट जो है वो ब्रेक कर चुका है। तो एक तरफ से ये रेवा सोलर पावर प्रोजेक्ट जो है इंडिया के लिए बहुत चीज़ें, फर्स्ट टाइम बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें लेकर आया है और इंडिया ने काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट इंस्टॉल किया है मध्य प्रदेश में। यहाँ ग्रिड पैरिटी के बारे में नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है, मैं बस रीड कर देती हूँ। ग्रिड पैरिटी इज़ द पॉइंट व्हेन द कॉस्ट ऑफ ऑल्टरनेटिव एनर्जी बिकम्स इक्वल टू और लेस देन इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम कन्वेंशनल एनर्जी फॉर्म्स लाइक फॉसिल फ्यूल्स। आप देखिए यहाँ ग्रिड पैरिटी बताया गया है। ये आपका सोलर पीवी कॉस्ट है जो आप सोलर एनर्जी है और इलेक्ट्रिसिटी प्राइस है। तो आप देखिए यहाँ पर जाके ग्रिड पैरिटी जो इंटरसेक्ट हो रही है यहाँ पर, वहाँ पर जाके ग्रिड पैरिटी का एक जो बैलेंस है वो मिलता है, इक्वल टू या फिर लेस देन हो जाता है। जो कन्वेंशनल एनर्जी के चार्जेस होते हैं उनसे कम, तब जाके ग्रिड पैरिटी जो है वो अचीव होती है। अटल टनल, सो दिस इज़ द पिक्चर ऑफ अटल टनल। अटल टनल जो कि एक 8.8 मतलब 8.8 किलोमीटर का टनल है, वो कोविड-19 लॉकडाउन की वजह से रुक चुका है। ये रोहतांग पास के अंदर या फिर तहत ये पीर पंजल रेंज में जो रोहतांग पास है उसमें ये टनल बिल्ट हुआ है, लोकेट हुआ है, लेह मनाली रोड पे है। ये अगर जब बन जाता है, कंप्लीट हो जाता है, तो वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट हाईवे टनल होगा जो कि 10,000 फीट के ऊपर है, वो बना हुआ होगा। और वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रोड टनल भी होगा, जैसे मैंने बोला 8.8 मतलब 8.8 किलोमीटर लॉन्ग ये टनल है। टनल जो है वो ऑल वेदर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा। कहाँ से किस किस लोकेशन पे? हिमाचल प्रदेश से लेके लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में जो रिमोट बॉर्डर एरियाज़ हैं उसमें ये कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने वाला है। आप यहाँ देखिए, ये एक है, यहाँ रोहतांग पास है और ये जो रोहतांग टनल है जिसको रीनेम करके अटल टनल कर दिया गया है, यही वो टनल है। काफ़ी लंबा टनल है, आप देख सकते हैं 8.8 किलोमीटर। और ये लद्दाख और हिमाचल प्रदेश दोनों को कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा ऑल वेदर। रोहतांग पास, यहाँ रोहतांग पास के बारे में जानते हैं। एक हाई माउंटेन पास है। पास क्या होता है? किसी भी माउंटेन में जो खाली स्पेस रहता है जहाँ से जो ट्रांसपोर्ट है वो हो सकती है, लोग इधर से उधर जा सकते हैं, उसको पास बोलते हैं। तो हिमाचल प्रदेश में ये माउंटेन पास है और किस रेंज में लोकेटेड है? पीर पंजल रेंज में। कुल्लू वैली को लाहौल और स्पीति वैलीज से कनेक्ट करता है। ये वैलीज़ हिमाचल प्रदेश में है, लाहौल और स्पीति और कुल्लू वैली, इन दोनों जगह को ये कनेक्ट करता है रोहतांग पास। चेनाब और बीस के वाटरशेड या आप बोल सकते हैं रिवर बेसिन के ऊपर ये है, लोकेटेड है। मतलब बीस और चेनाब ये दोनों रिवर जो है यहाँ से होकर गुजरती है। ऑन द सदर्न साइड ऑफ दिस पास, मतलब साउथ में, इस पास के साउथ में बीस रिवर जो है वो अंडरग्राउंड से इमर्ज होती है और साउथवर्ड फ्लो होते हुए
नदर्न साइड पे पहुंच जाती है, जहाँ पर चंद्रा रिवर, जो कि रिवर चेनाब की स्ट्रीम रिवर है, वो वेस्टवर्ड फिर फ्लो होती है। जोजिला टनल, जोजिला टनल आप यहाँ देख रहे हैं, इट्स अ व्हाट टनल, स्ट्रैटेजिक टनल। गवर्नमेंट ने इसकी जो इनिशियल डिज़ाइन थी उसको चेंज कर दिया है। किस वजह से? उसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ रहा था, 4,500 करोड़ के आसपास उसका कॉस्ट जो है वो आ रहा था। इसलिए ये टनल जो है लेह और श्रीनगर, आपको पता है कि लद्दाख और श्रीनगर के बीच जब 6 महीने बर्फ़ गिरती है तो वहाँ पर जो ट्रांसपोर्ट है वो रुक जाता था पहले। तो इन सब की वजह से काफ़ी इंडिया में जो है काफ़ी 2-3 टनल्स को बनाया जा रहा है काफ़ी साल से। तो ये भी लेह और श्रीनगर के बीच कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगी, ऑल वेदर जोजिला टनल। ये बाई डायरेक्शनल टनल है। बाई डायरेक्शनल मैं आपको ये बता रही थी। बाई डायरेक्शनल क्या होता है कि इस रोड से अगर कोई लोग जा रहे हैं तो डाइवर्ट होके इससे भी और इससे भी पास होके वो उस साइड जा सकते हैं। तो ये बाई डायरेक्शनल होता है कि क्राउड जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, जो ट्रैफिक है वो। ये स्ट्रैटेजिकली इम्पॉर्टेंट टनल है क्योंकि जो जोजिला पास है वो श्रीनगर कारगिल लेह नेशनल हाईवे पे लोकेटेड है। तो आपको पता ही है कि कारगिल और श्रीनगर बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक एरिया इंडिया के, जो कि 3,500 मीटर के एल्टीट्यूड पे लोकेटेड है। और ये स्नोफॉल के दौरान बंद हो जाता था ये रास्ता। चंबा टनल इज़ द नेक्स्ट टॉपिक। चंबा टनल को हाल में ही 4 धाम परियोजना के तहत जो है वो बनाया गया और उसको इनॉग्रेट भी यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट ने किया है। तो ये जो चंबा टनल है उसकी इनॉग्रेशन हो गई है। इनॉग्रेशन मतलब अब वो उसमें से जो है ट्रैफिक पास हो सकती है, लोग यूज़ कर सकते हैं। जो चंबा टाउन है हिमाचल प्रदेश में, उसको डीकंजेस्ट करने के लिए टनल बनाई गई है। और 4 धाम यात्रा के दौरान जो पिलग्रिम्स की मूवमेंट होती है उसको ईजी बनाने के लिए भी ये टनल जो है वो काफ़ी मदद करेगा। हम 4 धाम नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं। ये प्रोजेक्ट जो है वो बद्रीनाथ धाम, केदारनाथ धाम, गंगोत्री और यमुनोत्री को कनेक्ट करता हुआ ये प्रोजेक्ट है, जो कि आगे जाके ये कैलाश मानसरोवर यात्रा तक भी पहुंचा देता है ये रोड। तो दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट। हर साल जो है लोग 4 धाम यात्रा के लिए निकलते हैं और कैलाश मानसरोवर यात्रा तो आपको पता है कि इंडिया का सबसे रिवर्ड या फिर रिलीजियसली अगर देखा जाए तो बहुत ही हाईएस्ट इसको कंसिडर किया जाता है। तो उस यात्रा के लिए भी जो ये रूट है आगे जाके वहाँ पर कनेक्ट होगी। ये जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर जो नेशनल हाईवेज़ हैं कितने किलोमीटर्स, 889 किलोमीटर्स, तो करीब आप बोल सकते हैं 900 किलोमीटर की जो नेशनल हाईवे उसकी डेवलपमेंट भी होगी और इम्प्रूवमेंट का भी ये प्रोजेक्ट जो है उसमें एक फैक्टर जो है वो ऐड किया हुआ है। और इस हाईवे को 2 लेन स्ट्रेच में कन्वर्ट करना है। तो 2 लेन अगर कोई रोड बन जाती है, मान लीजिए सिंगल लेन है, तो यहाँ पर ट्रैफिक ऑफकोर्स ज़्यादा होगी। 2 लेन बन जाने पे वो ट्रैफिक जो है वो डाइवर्ट होके डीकंजेस्ट हो जाती है। तो दिस इज़ वाई लाइक ये 4 धाम नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और जो ये 4 धाम यात्रा है वो ईयर बाय ईयर उसमें लोगों की जो नंबर्स हैं वो काफ़ी बढ़ ही रहा है। तो इसीलिए ये रोड को कंस्ट्रक्ट करना बहुत ही ज़रूरी था। हम 4 धाम यात्रा के बारे में थोड़ा ब्रीफली समझ लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया ये पिलग्रिमेज है। पिलग्रिमेज क्या होती है? पिलग्रिमेज तीर्थ यात्रा उसको बोलते हैं। तो ये तीर्थ यात्रा 4 डेस्टिनेशंस को जोड़ती है। 4 धाम यात्रा, 4 धाम मतलब 4 धाम प्लेसेस, रिलीजियस प्लेसेस। वो 4 कौन से प्लेसेस हैं? यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ एंड बद्रीनाथ। अब ये जो गंगोत्री है वो गॉडेस गंगा के लिए जानी जाती है। यमुनोत्री गॉडेस यमुना के लिए है। केदारनाथ में लॉर्ड शिवा जो वन ऑफ द 12 ज्योतिर्लिंगाज हैं उसके वन ऑफ द यहाँ पर प्रेजेंट है ज्योतिर्लिंग। बद्रीनाथ में लॉर्ड विष्णु की पूजा होती है। तो 4 धाम यात्रा के बारे में हमने ब्रीफली समझ लिया। नेक्स्ट टॉपिक इज ऑफ ग्रिड एंड डिसेंट्रलाइज सोलर पीवी प्रोग्राम। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने 3rd फेज़ के ऑफ ग्रिड एंड डिसेंट्रलाइज सोलर फोटोवोल्टाइक एप्लीकेशन प्रोग्राम को एक्सटेंड कर दिया है टिल द ईयर फाइनेंशियल ईयर 2021। जो ये नेक्स्ट प्रोजेक्ट है ये जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर जो न्यू प्रोजेक्ट सैंक्शन किए जाएंगे
और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए भी ये प्रोग्राम्स अवेलेबल होंगे ड्यूरिंग द एक्सटेंशन पीरियड। मतलब जिस एक्सटेंशन पीरियड 2021 तक एक्सटेंड किया है, इस पीरियड में नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए भी प्रोग्राम जो है वो सैंक्शन किए जाएंगे। जो सोलर पावर पैक्स है इस प्रोजेक्ट के अंदर वो इंस्टॉल किए जाएंगे किस मॉडल के तहत? रेस्को, मतलब रिन्यूएबल एनर्जी सर्विस कंपनी मॉडल के अंदर। इस प्रोग्राम के बारे में हम थोड़ा समझते हैं। ऑफ ग्रिड एंड डिसेंट्रलाइज सोलर फोटोवोल्टाइक प्रोग्राम, जिसको हम पीवी प्रोग्राम भी शॉर्ट में बोलते हैं। ये प्रोग्राम मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने शुरू किया था 1992 में। तो देखिए कितना पुराना जो स्कीम है, मतलब गवर्नमेंट काफ़ी पहले से 1992 या फिर उससे पहले से भी हमारी एनर्जी जो कंजम्पशन है उसमें सोलर एनर्जी को काफ़ी इंक्लूड करना चाह रही है। ये इसका ऑब्जेक्टिव क्या है इस प्रोग्राम का? जहाँ पर ग्रिड पावर या तो अनअवेलेबल है या फिर अनरिलायबल है, जिस पे हम भरोसा नहीं कर सकते, लाइट आती जाती रहती है या बहुत लंबे टाइम तक शट डाउन रहता है या फिर लोड शेडिंग होती है, उस एरियाज़ में जो है वो सोलर बेस्ड एप्लीकेशंस प्रोवाइड की जा सके, इंस्टॉल की जा सके और लोगों को इलेक्ट्रिसिटी मिले। इसका ऑब्जेक्ट डेफिनेटली वही है। और जो नॉर्थ ईस्टर्न साइड में आप देख सकते हैं कि अभी भी काफ़ी रूरल एरियाज़ है और हिली टेरेन और अनरीचेबल टेरेन के वजह से, फॉरेस्ट या फिर बहुत ही रगेड टेरेन के वजह से वहाँ पर ईजिली जो है ग्रिड कनेक्ट नहीं हो पाती है, पावर ग्रिड जो अभी हमें पोल्स और तार जो है ईजिली नहीं लग पाती है, छोटे छोटे जगहों पे पहुंच नहीं पाती है। तो इस प्रोजेक्ट के अंदर जो एक्सटेंड किया है 2021 तक, गवर्नमेंट सोच रही है कि नॉर्थ ईस्ट एरियाज़ में न्यू प्रोग्राम्स भी जो है वो सैंक्शन किया जा सके फॉर नॉर्थ ईस्टर्न पीपल। जो एप्लीकेशंस है सोलर पावर एप्लीकेशन, जैसे सोलर होम लाइटिंग सिस्टम्स है, छोटे छोटे जो इमरजेंसी लाइट्स आती है जिसको सोलर के थ्रू आप चार्ज कर सकते हो, सोलर स्ट्रीट लाइटिंग सिस्टम, सोलर पावर प्रोजेक्ट, सोलर पंप, सोलर लैंटर्न, सोलर स्टडी लैम्प्स, ये सभी चीज़ें जो है इस प्रोजेक्ट के अंदर दी जाएंगी लोगों को ये फैसिलिटी। जो फेज़ 3 है प्रोग्राम का, वो एडिशनल 118 मेगावाट पीक जो है वो ऑफ ग्रिड सोलर जो है वो उसको पाना चाहता है। कहने का मतलब 118 मेगावाट पीक जो पावर है वो अचीव करना चाहता है फेज़ 3 के अंदर। लेकिन कब तक? 2020 तक। डेफिनेटली एक्सटेंड किया गया है इसी साल तक के लिए। इसीलिए प्रोजेक्ट्स जो इस प्रोग्राम के अंदर देखा जा रहा है, 3 लाख सोलर स्ट्रीट लाइट्स विल बी इंस्टॉल्ड। कहाँ? जहाँ पर कोई स्ट्रीट लाइटिंग सिस्टम नहीं है वहाँ पर 3 लाख सोलर स्ट्रीट लाइट जो है वो इंस्टॉल किए जाएंगे। सोलर पावर प्लांट जो कि 25 किलोवाट पीक के जो इंडिविजुअल प्लांट्स हैं वो भी इन एरियाज़ पे सेटअप किए जाएंगे। 25 लाख सोलर स्टडी लैम्प जो है वो जो है नेक्सलाइट एरियाज़ या फिर जहाँ रूरल एरियाज़ है वहाँ पर दिए जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज स्मार्ट मीटरिंग प्रोग्राम। एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड ने ये कहा है कि जो स्मार्ट मीटरिंग प्रोग्राम है वो डिस्कॉम को 95% ऑफ बिलिंग एफिशिएंसी जो है वो जनरेट करने में मदद कर रहा है ड्यूरिंग लॉकडाउन। स्कीम के बारे में हम समझते हैं। बिलिंग एफिशिएंसी क्या होती है? बिलिंग एफिशिएंसी मतलब जितनी आपने बिल काटा है एक कस्टमर के लिए, उसका जो प्राइस है वो उनको जितनी अमाउंट का वो बिल दे रहे हैं उतनी अमाउंट जो है उनको वापस मिल रही है उनको। तो बिलिंग अमाउंट कितना हो चुका है? 95% जो है, ये आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छी जो रेट है उतना जो लेवल है वो डिस्कॉम्स को जनरेट कर रहे हैं वो। ऑब्जेक्टिव क्या है इस स्कीम का? जो कन्वेंशनल मीटर्स हैं, ऐसे कन्वेंशनल 25 करोड़ कन्वेंशनल मीटर्स को स्मार्ट मीटर्स के साथ रिप्लेस करना। कौन इम्प्लीमेंट कर रहा है? एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड, ये रहा उसका लोगो। ये एक जॉइंट वेंचर है जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर आता है और इसको शुरू किया है एज अ जॉइंट वेंचर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। गवर्नमेंट के बहुत सारे मतलब PSUs हैं, उन्होंने मिलके ये एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड शुरू की जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर आता है। स्मार्ट मीटर्स के बारे में समझते हैं। ये एक एडवांस्ड मीटर्स डिवाइसेस होते हैं जो एनर्जी, वाटर और गैस, इन तीनों सेक्टर में जो है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके जो डेटा है वो ट्रांसमिट करते हैं एक फिक्स्ड कम्युनिकेशन नेटवर्क के थ्रू। मतलब कंज्यूमर हुआ यहाँ पर और फिर उसके आगे जो सेंट्रल सर्वर होती है या सेंट्रल सिस्टम होती है, उन दोनों के बीच एक 2 वे कम्युनिकेशन जो प्रोसेस है वो ये इस्टेब्लिश करता है, ट्रांसमिट करता है डेटा।
इसमें जो इन्फॉर्मेशन होती है वो प्राइसिंग सिग्नल्स आते हैं, लाइक कंज्यूमर्स को रियल टाइम बेसिस पे ये बताती है कि क्या जो मीटर का चार्ज आ रहा है वो कितना आ रहा है। एडवांस मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर is the collective term to describe the whole infrastructure from smart meter to two-way communication network. जो AMI हम टर्म सुनते हैं, एडवांस मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसमें सिर्फ स्मार्ट मीटर ही नहीं आता, बल्कि स्मार्ट मीटर से लेके तमाम तरह की जो उसके अंदर एक इंफ्रास्ट्रक्चर में सीरीज़ बिल्ट हुई है टिल जो टू वे कम्युनिकेशन नेटवर्क है वो भी इंक्लूड करके इस पूरे सिस्टम को एडवांस मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बोला जाता है। अब जो स्मार्ट ग्रिड्स हमारे कंट्री में बनने वाले हैं, या जो टारगेट बनाया गवर्नमेंट ने कि हम स्मार्ट ग्रिड्स में कन्वर्ट कर देंगे अभी जो कन्वेंशनल ग्रिड है, तो ये जो फर्स्ट स्टेप है वो AMI के थ्रू गवर्नमेंट जो है वो आगे बढ़ रही है। AMI मतलब एडवांस मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू ये स्मार्ट ग्रिड का जो कॉन्सेप्ट है वो फुलफिल हो पाएगा। अच्छा, एक और मैं आपको बात बताती हूँ स्मार्ट मीटर्स के बारे में। स्मार्ट मीटर्स में मैंने आपको बताया कि क्या क्या चीज़ें होती है, इसमें क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जो कंज्यूमर्स जो है उनको ईज़ होती है। सबसे पहले तो इसमें जो मीटर जो है, मीटर रीडिंग वो रियल टाइम पे होती है, और जो उसका डेटा होता है वो सेंट्रल जो सर्वर सिस्टम होता है या जो सप्लायर होता है इलेक्ट्रिसिटी को उनको पर डे बेसिस पे मिलती है। पहले क्या था, 2 दिन के बेसिस पे जो डेटा है वो ट्रांसमिट होता था कन्वेंशनल में, इसमें पर डे होती है। दूसरी बात है रियल टाइम पे होती है, कि मतलब हर दिन हो रही है तो हर एक आधे घंटे में शायद ये जो है डेटा होता है वो ट्रांसमिट होता है सप्लायर के पास। अब दूसरी बात है कि इसमें वोल्टेज भी दिखता है कि आप कितने वोल्टेज पे अभी जो है वो घर पे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो रही है। और भी अदर फैक्टर्स हैं, जैसे रेगुलर रिपोर्टिंग हो रही है, जैसे मैंने आपको बता ही दिया है, रियल टाइम रिकॉर्डिंग हो रही है, इलेक्ट्रिक एनर्जी कंजम्पशन, करंट एंड पावर फैक्टर भी इसमें ऐड होते रहता है। तो दैट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ स्मार्ट मीटर्स, सिग्निफिकेंस ये है। नेक्स्ट आती है टॉपिक रियल टाइम पावर मार्केट। अब ये पावर मार्केट के बारे में हम एक आइडिया मिल रहा है कि मार्केट है, लेकिन किस चीज़ के लिए, एनर्जी मतलब पावर के लिए। पैन इंडिया रियल मार्केट इन इलेक्ट्रिसिटी वॉज रिसेंटली लॉन्च्ड। तो ये रियल टाइम इलेक्ट्रिसिटी मार्केट क्या है? ये जो इलेक्ट्रिसिटी के बायर्स एंड सेलर्स हैं उनको एक ऑर्गेनाइज्ड मार्केट प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, ताकि जो इंडिया के एनर्जी रिक्वायरमेंट्स है उसको रियल टाइम या फिर क्लोज़र टू रियल टाइम, मतलब जितनी रिक्वायरमेंट है उसको जल्द से जल्द पूरा करने में मदद कर सकता है। रियल टाइम मार्केट जो है वो कंज्यूमर, जो कि डिस्कॉम्स भी हो सकते हैं, कैप्टिव यूज़र्स भी हो सकते हैं, उनको पावर, ये एक्सचेंज में पावर जो है वो ख़रीद सकते हैं, और उनको जो डिलीवरी होती है जब ख़रीदा उसको 1 घंटे के बाद उनको डिलीवरी हो जाती है, जिससे कि वो आगे की रिक्वायरमेंट्स को फर्दर पूरा कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी ऑक्शंस भी यहाँ पर करवाए जाएंगे, जो कि हर 30 मिनट्स में होगा। सो इट्स वेरी क्विक। आप देखिए हर आधे घंटे में इलेक्ट्रिसिटी ऑक्शन होगा और साथ में 1 घंटे में डिलीवरी भी हो जाएगी। तो इट्स सो फास्ट। अब ये जो सिस्टम है वो कौन एग्जीक्यूट कर रहा है? तो नेशनल लोड डिस्पैच सेंटर पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, पोसोको आप बोल सकते हैं, जो है ये फास्टर ट्रांजेक्शन जो आप बोल रहे हैं 30 मिनट में हो जाएगा, 1 घंटे में डिलीवरी हो जाएगी, तो उसको एग्जीक्यूट करने के लिए पोसोको जो है उसको ये जिम्मेदारी मिली है। सिग्निफिकेंस क्या है? ये रियल टाइम पावर मार्केट जो है वो डिस्कॉम्स के लिए एक ऑल्टरनेट मैकेनिज्म देगा, ताकि जो कॉम्पिटिटिव प्राइस पे है, कॉम्पिटिटिव प्राइस कह सकते हैं, मतलब लोअर से लोअर प्राइस जो मार्केट में चल रहा है, ये नहीं कि कोई फ़ायदा उठाता है, तो उस चीज़ की कॉम्पिटिटिव प्राइस में डिस्कॉम्स को एक तुरंत जो अल्टरनेटिव मैकेनिज्म है वो मिल रहा है इलेक्ट्रिसिटी खरीदने का। कॉम्पिटिटिव प्राइस मतलब ये भी होता है कि फेयर प्राइस जो जनरली होना चाहिए, और डिस्कॉम्स को ज़्यादा लॉस नहीं उठाना पड़ता है। अब जो ग्रिड मैनेजमेंट के अंदर चैलेंजेस हैं, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन के वजह से आता है, क्योंकि वो इंटरमिटेंट है, वेरिएबल नेचर। रिन्यूएबल एनर्जी क्या है कि बहुत ही कांस्टेंट नहीं होती है, तो उसकी वजह से जो ग्रिड मैनेज करने में चैलेंजेस आती है, तो उस चैलेंज को मिटिगेट या रिड्यूस करने में ये मार्केट भी हेल्प करेगी।
दूध दुरंतो स्पेशल, ये कोविड-19 के दौरान रनीगुंता एंड हज़रत निज़ामुद्दीन जो दिल्ली में है उसके लिए एक स्पेशल ट्रेन जो मिल्क सप्लाई करेगी वो शुरू की गई। इस जो ट्रेन में 6 मिल्क टैंकर्स हैं, 6 टैंकर्स हैं और हर एक टैंकर की जो कैपेसिटी है वो 40,000 लीटर की है। ये ट्रेन 110 किलोमीटर पर आवर के साथ जो है वो रन करती है। अभी तक इसने जो है 1 करोड़ लीटर मार्क, मतलब 1 करोड़ का जो मिल्क सप्लाई है वो इसने डिस्पैच कर भी दिया। पहले इंडियन रेलवेज़ क्या करती थी कि पैसेंजर कैरिंग ट्रेन्स थी उसी में ये मिल्क टैंक्स को अटैच करती थी, कोई स्पेशल ट्रेन नहीं थी। तो अब जो है दूध दुरंतो स्पेशल कोविड-19 के लिए लॉन्च हुई और काफ़ी सक्सेसफुल भी है। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड, ये नेक्स्ट टॉपिक है। ये किसके अंडर कॉन्स्टिट्यूट हुआ है, किस एक्ट के अंदर? पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड। ये पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड एक्ट 2006 के अंदर क्रिएट किया गया है। ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के रिफाइनिंग, प्रोसेसिंग, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केटिंग और जो पेट्रोलियम का और जो सेल है उन सबको रेगुलेट करती है। किस प्रोडक्ट के? पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, इन दोनों के ही ये जो सारे प्रोसेस है रिफाइनिंग से लेके सेल तक, उसके रेगुलेशन को ये मैनेज करती है पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड। एक इसमें इम्पॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है कि जो नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल की प्रोडक्शन है उसमें इसका कोई लेना देना नहीं है। वो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज या फिर ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनीज होती हैं वो ये करती हैं। ये जो पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड है उसमें कोई लेना देना नहीं है प्रोडक्शन का। बाकी प्रोडक्शन के बाद का जो भी प्रोसेस है उसमें ये जो है अपने डिसीजंस देता है। ये कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है और इसके अंदर एक एपेलेट ट्रिब्यूनल भी बनाई गई है जहाँ पर कंप्लेंट जो है उसकी रिजोल्यूशन हो सकती है। ये जो एपेलेट ट्रिब्यूनल है वो अंडर सेक्शन 110 ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के अंदर तहत बनाया गया है। नेक्स्ट टॉपिक इज पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। आरबीआई ने पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड क्रिएट किया है। ये एक मतलब इसके ऑब्जेक्टिव क्या है? ये है कि जो पॉइंट ऑफ सेल है वो डिप्लॉय किए जा सके Tier 3 से लेके Tier 6 सेंटर्स तक। मतलब सेंटर्स और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, मतलब सेंट्रल इंडिया और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, इन सब में 6 जो पॉइंट ऑफ सेल डिप्लॉय करने की बात है। पॉइंट ऑफ सेल क्या होता है? लाइक ये मशीन है जहाँ पर आपकी जो ट्रांसफ़र ऑफ मनी होती है वो पॉइंट ऑफ सेल कहलाती है। अब ट्रांसफ़र ऑफ मनी किसी भी थ्रू हो सकती है, डिजिटल मीडिया आप बोल सकते हैं, जैसे ये कैश आप यहाँ कार्ड स्वाइप करने की मशीन है, या फिर अगर वहाँ पर कोई डिजिटली और आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं पैसा किसी पॉइंट पे, तो दैट इज़ कॉल्ड पॉइंट ऑफ सेल। तो ऐसे पॉइंट ऑफ सेल जो है Tier 3 और Tier 6 सिटीज़ या उनमें सेटअप करने की बात ये करती है पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। एडमिनिस्ट्रेशन कौन इसको गवर्न करता है? एक एडवाइजरी काउंसिल होती है जो एडमिनिस्ट्रेशन देखती है, और जो मैनेज होती है या फिर फाइनल एडमिनिस्ट्रेशन है, वो फाइनल जो अथॉरिटी है वो आरबीआई होती है। मतलब आरबीआई की एडवाइजरी काउंसिल ये मैनेज भी करती है और एडमिनिस्टर भी करती है। 500 करोड़ का इसका कॉर्पस था जिसमें 250 करोड़ जो है वो आरबीआई कंट्रीब्यूट करने की बात थी, वो कंट्रीब्यूट करेगा, और बाकी जो कंट्रीब्यूशन है वो कार्ड इशूइंग बैंक्स और कार्ड नेटवर्क्स जो कंट्री में ऑपरेट हो रहे हैं वो देंगे। अब कार्ड इशूइंग बैंक्स और कार्ड नेटवर्क्स क्यों देते हैं? बिकॉज ये पॉइंट ऑफ सेल का जो फ़ायदा है उनको किसको मिल रहा है? वो हम जो कार्ड स्वाइप करते हैं, चाहे वो SBI का हो, चाहे वो वीज़ा हो, चाहे वो रुपे कार्ड हो, तो इन सब जो कंपनीज़ हैं या बैंक्स हैं उनको फ़ायदा होता है। तो इसीलिए वो भी जो 250 करोड़ है वो इस फंड में डालेंगे। अगर कोई ईयरली शॉर्टफॉल होता है फंड में तो वो किसके द्वारा पूर्ति की जाएगी? वो है आरबीआई के द्वारा। कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड के से मनी विड्रॉ करने के लिए जो रेगुलेशंस हैं उसको ईज़ किया है, मतलब ईजी कर दिया है। कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड कब क्रिएट किया गया था? किसके रिकमेंडेशन से? 10th फाइनेंस कमीशन ने रिकमेंड किया था, तब ये फंड बनी थी। 1999-2000 में ये फॉर्म हुआ था फॉर द अमोर्टाइजेशन ऑफ ओपन मार्केट क्रेडिट्स। ऑब्जेक्टिव क्या थी? 73rd और 74th अमेंडमेंट एक्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर की गई है उसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको अचीव करने के लिए
ये फ़ंड का निर्माण किया गया था, जिसके तहत जो लोकल बॉडीज़ हैं, चाहे वो म्यूनिसिपैलिटी हो या फिर हमारी ग्राम सभा हो, उनको जो एक्सचेकर को जो पैसा देना होता था इन दोनों ही लोकल बॉडीज़ को, उसको ना दे करके वो खुद ऐसे फंक्शन कर सके सेल्फ गवर्नमेंट की तरह। तो उनके लिए जो पैसे प्रोवाइड करना का काम है वो ये फ़ंड के थ्रू होता है। जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट है, स्टेट का जो कंसोलिडेटेड फंड होता है, उसके बाहर जाके जो इस फंड में है वो पैसे वहाँ डाले जाते हैं। मतलब कंसोलिडेटेड फंड के तहत जो पैसे जहाँ से वो रेवेन्यू जनरेट होता है इस फंड में, कंसोलिडेटेड फंड में, वो सारे सोर्सेज के पैसे इसमें नहीं डाले जाएंगे। इसके बाहर के जो सोर्सेज के पैसे हैं वो कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड के अंदर जाते हैं। स्टेट गवर्नमेंट का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है? स्टेट गवर्नमेंट की आउटस्टैंडिंग मार्केट लोन का 1 to 3% जो है वो इस फंड में जाता है। अब यहाँ एक डेटा है कि जो 1,30,431 करोड़ जो है वो 2020 तक जो है, मार्च 31 तक, ये रिज़र्व फंड जो इतना पैसा है वो 23 स्टेट ने इस फंड के अंदर आरबीआई को दिया है। बैंक्स बोर्ड ब्यूरो, BBB, आप इस ब्यूरो के बारे में करीब 3-4 साल से सुन रहे होंगे। जैसे मैंने बोला कि 2016 में इसे अनाउंस किया गया था। अब जो BBB यानी कि बैंक बोर्ड ब्यूरो ने है, वो अपने 3 जो बैंक्स हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक्स, उनके मैनेजिंग डायरेक्टर्स के नाम को रिकमेंड किया है। तो ये बोर्ड बनी थी 2016 में, और ये ऑटोनॉमस है और रिकमेंडेटरी है, मतलब ये रिकमेंड करती है, इसके डिसीजंस फाइनल नहीं होते। इसका ऑब्जेक्टिव था कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनके गवर्नेंस को इम्प्रूव किया जाए। ये मिशन इंद्रधनुष के तहत बना था ये बैंक बोर्ड ब्यूरो, और ये मिशन इंद्रधनुष जो था वो उसने 7 पॉइंट रीवैम प्रोग्राम जो है वो अनाउंस किया था स्टेट बैंक्स के लिए। मतलब 7 उसने पॉइंट्स बताए थे अलग अलग, जिसके थ्रू जो है ये बैंक्स की गवर्नेंस को इम्प्रूव किया जा सके, और उसी प्रोग्राम को मिशन इंद्रधनुष बोला गया। और इसी मिशन इंद्रधनुष को वायबल या फिर इम्प्लीमेंट करने के लिए बैंक्स बोर्ड ब्यूरो की स्थापना हुई। ये बैंक बोर्ड ब्यूरो जो है वो PSB, पब्लिक सेक्टर बैंक और गवर्नमेंट के बीच की एक लिंक की तरह काम करती है। इसने अपॉइंटमेंट बोर्ड्स ऑफ गवर्नमेंट को रिप्लेस कर दिया, और ये एक पब्लिक अथॉरिटी डिफाइन होती है किस एक्ट के अंदर? RTI एक्ट 2005 के अंदर ये एक पब्लिक अथॉरिटी डिफाइन हुई है। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, BBB को किसने रिकमेंड किया था? PJ नायक कमेटी ने। अभी करंट चेयरमैन इसमें बताया है श्री भानु प्रताप शर्मा, लेकिन आपको ये जानना है कि PJ नायक कमेटी ने BBB को रिकमेंड किया था इसके लिए। इसके फंक्शंस क्या है? सिलेक्शन ऑफ चीफ ऑफ गवर्नमेंट ओन्ड बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, उनके चीफ को सेलेक्ट करना, कैपिटल कैसे रेज कर सकती है बैंक, उसके स्ट्रैटेजीज़ को डेवलप करना, या फिर फुल टाइम डायरेक्टर्स होते हैं और नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन होते हैं, उनके अपॉइंटमेंट को रिकमेंड करना, और मर्जर और कंसोलिडेशन अगर इन बैंक का हुआ तो उनको गाइड करना। ये सारे फंक्शंस हैं। नेक्स्ट टॉपिक में यही सारे की फंक्शंस आपको दिए हुए हैं। जो BBB है उसको हेड करते हैं RBI गवर्नर, और जो BBB है उसके अंदर एक चेयरमैन और 6 जो हैं वो मेंबर्स होते हैं। उन 6 में 6 मेंबर्स होते हैं, और जो 6 मेंबर्स होते हैं उसमें 3 जो हैं वो एक्सपर्ट होते हैं और 3 जो हैं वो ऑफिशियल्स होते हैं। तो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ BBB।